गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे मीटिंग्स के बारे में। हमने ऑलरेडी सेक्शन 101 देखा। 101 डील करता है नोटिस से। नोटिस कैसे भेजे जाते हैं, किस किस को भेजना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। देन 102 डील करता है विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 कोरम। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग, ताकि मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हो। फिर चेयरमैन। चेयरमैन 104 में बताया गया है। प्रॉक्सी 105। 106 वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। साथ में एक बीच में 47 देखा हमने। 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ये देखा। फिर ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन की हमने चर्चा की है। पोल के बारे में ये भी तो देख चुके हैं अपन ने। वोटिंग बाय पोल, ये भी हमने देखा, पोल कौन कौन डिमांड कर सकता है। तो या तो सुओ मोटो खुद से चेयरमैन कर सकता है, या फिर अगर डिमांड किया गया है 1/10 ऑफ द मेंबर्स से, या फिर 5 लाख का जो शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं इन एग्रीगेट मिल के, तो वो लोग डिमांड कर सकते हैं पोल। पोल विड्रॉ भी किया जा सकता है। 2 पोल इमीडिएट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का पोल एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का पोल। बाकी के जो पोल है इसको आप 48 आवर्स के अंदर ले सकते हैं, 48 आवर्स का टाइम रहता है। फिर अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है ये समझते हैं। तो पहले के कंपनी लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का पहले, बट फिर अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। जब 1956 में कानून बना था तब नहीं था, बट फिर अमेंडमेंट करके ऐसे प्रावधान लाए गए जिसमें वोटिंग अलाउ की गई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। और वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी न्यू कंपनी लॉ में। वैसा का वैसा लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 108, इस पे अब हमको चर्चा करना है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। अब कौन कौन सी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग देना जरूरी है। समझो एक कंपनी है, ये कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिट करती है तो सबसे पहले तो मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। इनको नोटिस भेजना जरूरी होता है। नोटिस जो है वैसे तो पोस्ट से भेजा जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भी अलाउड है, या फिर पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट रहता है, उससे भी भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश करना है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने बोला। नोटिस भेजे किस किस को जाएंगे, तो नोटिस भेजना पड़ेगा टू ऑल द मेंबर्स, को पता ही है मेंबर्स को भेजते हैं। दूसरा डायरेक्टर्स, तीसरा ऑडिटर्स, ये 3 जनों को नोटिस भेजे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश होता है तो कंपनी लॉ में एडवर्टाइजमेंट हमेशा 2 पेपर में पब्लिश होता है। कंपनी लॉ में जहां भी आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने की बात करोगे 2 पेपर रहेंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर। इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली क्या है, जितने भी जगह कंपनी लॉ में दिया है तो लिखा हुआ है कि उस जगह पे आपका पेपर ज़्यादा पब्लिश होना चाहिए, ज़्यादा सर्कुलेट होना चाहिए जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो उस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन यहाँ जब इंग्लिश लैंग्वेज बोला है तो ये नेशन वाइड पब्लिकेशन होना। वर्नाकुलर लोकल रहेगा, वो चलेगा, लेकिन इंग्लिश जो है ये नेशन वाइड पब्लिकेशन होना चाहिए, ऐसे न्यूज़पेपर में आपको देना है। फिर नोटिस में बाकी की जानकारी तो सेक्शन 101 के हिसाब से रहेगी, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स रहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज बताना है, ई वोटिंग इज परमिटेड, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा।
और कौन कौन सी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिट करना जरूरी है? तो एक तो बोला है लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं इनको कंपलसरी है। और दूसरा बोला है ऐसी कंपनीज जिसमें मेंबर्स की संख्या 1,000 या उससे ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिट करना ये अनिवार्य है, कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। फिर इसकी प्रोसेस कैसी रहती है ये सब चीज भी बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता थोड़ी रहेगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है। तो जब ये नोटिस भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिटेड है ये तो बताया ही जाता है, साथ में इसकी प्रोसेस लिखी होगी इस, प्लस इसका लॉगिन आईडी क्या है, हर व्यक्ति को एक लॉगिन आईडी दी जाती है, पासवर्ड जनरेशन फैसिलिटी दी जाती है। तो पासवर्ड नहीं लिख के दिया जाता, क्योंकि आप सोच के देखो पासवर्ड लिख के दे देंगे तो फिर कोई गलत व्यक्ति को अगर मेल चला गया तो वो खुद ही वोटिंग कर लेगा, जबकि हम उसको नहीं अलाउ करना चाहते। वोटिंग जो है वो तो सिर्फ एक प्रॉपर ऑथराइज्ड व्यक्ति ही करना चाहिए, तो इसीलिए पासवर्ड इसमें नहीं लिखा होता, इसमें सिर्फ लॉगिन आईडी लिखी होती है। आप भी कोई फॉर्म भरते हैं तो लॉगिन आईडी आपको पता होती है, बट पासवर्ड तो आपके मोबाइल पे आप जनरेट करते हैं। आपने इवन एग्जाम फॉर्म्स भरे होंगे या कोई भी आईसीआई का भी फॉर्म भरे होंगे तो आपको लॉगिन आईडी तो पता है, लेकिन पासवर्ड आप जनरेट करते हैं। तो पासवर्ड जनरेशन फैसिलिटी आपको दी जाती है, जिससे आप ऑनलाइन जाके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपीज वगैरह आते हैं, उसके हिसाब से आपको पासवर्ड मिल जाता है, फिर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें लिखी होगी कि कैसे लॉगिन करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट होगा, वोटिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ों की प्रोसीजर इसमें दी रहेगी। तो प्रोसेस वगैरह क्या है ये सब चीज़ इसमें बताई गई होगी। साथ ही साथ इसमें टाइम लिमिट भी बताया जाता है। अब ई वोटिंग जो होती है ना ये पहले होती है, पहले मीन्स कब, तो जब आपकी मेन वोटिंग होना चालू होने की है, मीटिंग होने की है, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये टाइम पे नहीं होती, ये पहले हो चुकी होती है। जैसे मैं अगर वोटिंग करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो मुझे जैसे कल मीटिंग है तो आज तक वोटिंग करने का अधिकार होता है। एक बार कल की तारीख आ गई तो वोटिंग बंद हो जाएगी। इन एनी केस आज शाम को 5 बजे वोटिंग बंद हो जाना चाहिए। अगर कल मीटिंग है तो आज शाम को 5 बजे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, क्योंकि वहां पे टाइम पे मीटिंग चालू है, इधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चल रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही एक कट ऑफ डेट बता दी जाती है कि ये डेट से ये डेट तक के इतने बजे से इतने बजे तक आप वोटिंग कर सकते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विल नॉट बी परमिटेड। तो ये टाइम लिमिट जो रहती है ये इसमें लिखा होता है, फिर भी हम चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद एक बार ये पूरी टाइम लिमिट वगैरह ये बता दिया, प्रोसेस बता दिया, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जनरेशन फैसिलिटी ये बता दिया, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश कर दिया। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि सबको पता लग जाए, जिसको अगर नोटिस नहीं भी मिला है तो उसको पता लग जाए कि हाँ इस प्रकार से वोटिंग होने वाली। तो ये मेन उद्देश्य उसका होता है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा होता है अगर किसी व्यक्ति को कोई डिटेल नहीं मिल रही है, जैसे कभी कभी होता है कि हमने भेजा तो है लेकिन आगे वाले को पासवर्ड जनरेशन फैसिलिटी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उसको ओटीपीज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं, की डिटेल भी लिखी होती है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। पूरा डिटेल में लिखा होगा कि अगर आपको कुछ लॉगिन आईडी नहीं मिली है या पासवर्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है तो इस व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सब डिटेल्स बताई गई रहेगी। तो ये पूरा होने के बाद, नोटिसेस वगैरह भेजने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करेंगे ये लोग, ई वोटिंग चालू करते हैं। ई वोटिंग होने के बाद ये पूरी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है, रजिस्टर होते जाती है इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री। तो इसको आपको एक बॉक्स मान लो, एक वर्चुअल बॉक्स है, इसमें ये पूरे वोट्स जमा होते जाएंगे। आपको ये बॉक्स में ओपन करने का फिर अधिकार नहीं होता, ये जैसा है बॉक्स वैसा कैसा सील होते जाते हैं, इसमें वोटिंग होती जा रही है और पूरे वोट्स जमा होते जा रहे हैं। ये जैसे ही वोटिंग जमा होती जाएगी ये लॉक होते जाएगी। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति इसको देख नहीं पाएगा, ना चेक कर सकते हैं किसने वोटिंग किया, कितनी वोटिंग हुई,
फिर कितने ने फेवर में किया, कितनों ने अपोज में किया, ऐसा कुछ भी ये देख नहीं सकते, तो ये ब्लॉक हो जाता है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, नहीं तो अगर डायरेक्टर्स को पता लग जाए तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करना चालू कर दें। तो लग रहा है कि यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हमारा डिसीजन तो फेल हो जाएगा, तो जानबूझ के फिर इंटरनल प्रोसेस लगा के अपने कोई रिलेटिव्स वगैरह को बता के वोटिंग ज़्यादा करवा सकें, तो ऐसा ना हो पाए, मैनिपुलेशंस ना हो पाए, इसीलिए ये ब्लॉक होते जाएगा। क्योंकि वोटिंग जो है ये सीक्रेट होनी चाहिए। इसके बाद, और ये पहले हो रही है, तो इसके बाद मीटिंग तो कल होने वाली है, तो आज वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसके बाद एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करती है कंपनी। कंपनी विल अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर, होगा या तो ये यस TWA या इवन एडवोकेट हो सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ही शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय होगा तो फिर वो तो मैनिपुलेट कर सकते हैं अगेन। इसीलिए ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बाय द कंपनी। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो ही कैन बी कंट्रोल्ड, लोग उसको फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो कि एम्प्लॉय नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद ये इस पर्टिकुलर वोटिंग को अनब्लॉक करता है। तो ये जो ब्लॉक है, डब्बा है, इलेक्ट्रॉनिक डब्बा होता है, डब्बा नहीं रहेगा, तो इसको अनब्लॉक करेगा वो, जाएगा। और अनब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक भी करेगा इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। दो साक्षीदार होते हैं, इनके प्रेजेंस में अनब्लॉक करते हैं। अब अनब्लॉक यानी ये पासवर्ड से होता है आजकल, पहले फिजिकल वोटिंग जब होती थी तो फिजिकल वोटिंग में एक सिमिलर प्रोसेस है बैलेट्स वाली, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में भी सिमिलर प्रकार से ही वोटिंग होती थी, में बैलेट पेपर भेजते थे, बैलेट पेपर वापस आते थे तो डब्बे में डालते जाते थे, फिर वो डब्बा क्लोज रहता था, कोई उसको खोल नहीं सकता, ताला होता था उसमें। बट आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, तो वैसा उसमें ताला तो लगा नहीं सकते, कंप्यूटर में ताला लगा दिए वो भी चलेगा। तो इसीलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, पासवर्ड्स वगैरह से इसको अनब्लॉक किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। इसके बाद ये दो विटनेस भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दे शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसके बाद ये दो चीज करेगा, एक तो ये रजिस्टर मेंटेन करता है, स्क्रूटनाइजर विल मेंटेन अ रजिस्टर। रजिस्टर में वो पूरी डिटेल लिखेगा, वोट्स कितने हुए, इन फेवर कितने हैं, अगेंस्ट कितने हैं, फिर किन्होंने एब्सटेन किया है, किन लोगों ने, कितने इनवैलिड है, ये सब लिखेगा, प्रॉपर वो काउंटिंग करेगा। ये रजिस्टर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जा सकता है, पहले फिजिकली मेंटेन किया जाता था, बट अगेन अब इलेक्ट्रॉनिक वे में सब होता है, तो ये रजिस्टर भी इलेक्ट्रॉनिक वे में मेंटेन किया जाता है। इसके बाद ये बनाता है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये लिखेगा वेदर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड और नॉट। इसकी रिपोर्ट बनाएगा, तो ये काउंटिंग करेगा पूरी, कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, इसमें कितने वोट्स इन फेवर है, कितने अगेंस्ट है, उस हिसाब से क्या रेजोल्यूशन वैलिड है नहीं है, ये चीज़ें काउंट करेगा। और इसके बाद ये पूरी रिपोर्ट बना के ये हैंड ओवर कर देता है टू द चेयरमैन। चेयरमैन को ये हैंड, जाहिर सी बात है इसको टाइम लगेगा। आज वोटिंग तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा रात भर बैठ के वो पूरी काउंटिंग करते बैठा है, कल मीटिंग है तो कल रिजल्ट देना है। रिजल्ट कई बार टाइम के बाद आता है, मीटिंग कल हो गई लेकिन रिजल्ट आ रहा है 3 दिन बाद, तो ऐसे केस में भी मान लिया जाता है कि डिसीजन मीटिंग के दिन हुआ है। भले ही वोटिंग पहले हुई, रिजल्ट बाद में पता लगा, बट माना जाता है डिसीजन उस दिन हुआ जिस दिन मीटिंग थी। कल मीटिंग है तो कल के दिन डिसीजन हुआ, भले उसका रिजल्ट बाद में पता लगा। अब बाद में पता लगा तो ये कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, तो ये पब्लिश करता है चेयरमैन, पब्लिश द रिजल्ट ऑफ वोटिंग
अलॉन्ग विथ रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर पब्लिश करता है, प्लस ही विल साइन द मिनट्स बुक, साइन की जाती है। ये सब होने के बाद, प्रॉपर मिनट्स वगैरह साइन होने के बाद, स्क्रूटनाइजर हैंड ओवर कर देता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स टू दी कंपनी। हैंड ओवर, लेकिन ये कब होगा? आफ्टर साइनिंग ऑफ मिनट्स बुक, साइन होने के बाद ये हैंड ओवर। ये पूरी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, पूरी वोटिंग इस हिसाब से ही होगी। तो ये, हाँ, बाकी वहाँ पे मीटिंग में अलग वोटिंग होगी, फिर टोटल काउंट में लिया जाता है, तो ये पूरे वोट्स काउंट किए जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। तो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट और वहाँ पे जो वोटिंग हुई उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने के बावजूद मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, आई कैन अटेंड द मीटिंग। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पे। और क्या मैं फिर से कर सकता हूँ, वहाँ चेंज कर सकता हूँ जो वोटिंग मैंने किया था, क्या मैं उसको कैंसिल करके दूसरा? आंसर इज नो। मैंने एक बार वोटिंग कर दिया, दैट इज फाइनल, नाउ इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट द मीटिंग। ये अधिकार है कि मेंबर कैन अटेंड द मीटिंग बट ही कैन नॉट चेंज हिज वोट। ठीक है, तो जो भी मेंबर है, तो ये कैन अटेंड द मीटिंग आफ्टर आफ्टर बट ही कैन नॉट चेंज हिज। फिर से वोट भी नहीं कर सकता और जो कर चुका है उसको चेंज भी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ऑल्टर दी। ठीक है, तो ये कुछ एक इसकी रूपरेखा हो जाती है। पहले इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते थे जब ओल्ड कोर्स हुआ करता था आईपीसीसी वगैरह का, में काफ़ी बार क्वेश्चन आए, 8-8 मार्क के लिए पूछ लिए गए सीधे सीधे। बट अभी 8 मार्क के अब तो नहीं आते हैं अब, लेकिन न्यू कोर्स में शायद फिर से चालू हो जाएंगे जब नया कोर्स आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी न्यू कोर्स में अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट कोर्स में, ये एक ही बार पूछा गया है। वैसे प्रोसेस भी कभी कभी पूछी जाती है, और पूछ लिया तो सीधा 7-8 मार्क की हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जिसको आखिरी वक्त पे आपको देख के जाना चाहिए। तो आखिरी वक्त में ऐसे डायग्राम बना रहा तो आप उसके हिसाब से उसको सिर्फ एक बार ओवरलुक कर लो तो चलेगा। वैसे एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट भी बताए हुए हैं, लेकिन ये सब अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें भी लिखा रहेगा कि नोटिस कौन से दिन भेजे गए, मीटिंग कब है, वोटिंग कब चालू होगी, कब खत्म होगी, फिर अगर आपको नहीं मिली है नोटिस तो आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती। तो एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स पे ज़्यादा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये प्रोसेस ऊपर ऊपर आपको लिखने को आती है कई बार। ठीक है, तो इतना समझते हैं पहले। रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है, और गवर्नमेंट अगर कोई ऑथराइज करेगी कि ये वेबसाइट पे भी बताओ तो उस पर भी फिर। ठीक है, वैसे कंपनी की वेबसाइट है। तो देखो, सेक्शन में सबसे पहली चीज़, यहाँ सेक्शन अलॉन्ग विथ रूल्स पढ़ रहे हैं हम, साथ में रूल्स भी हैं। तो कुछ चीज़ें सेक्शन में लिखी है, कुछ चीज़ें रूल्स में लिखी है। पेज नंबर 15 पे हम 11.15। तो क्या दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। तो कौन सी कंपनीज को ये करना है, परमिट करना जरूरी है, एंड द मैनर इन विच अ मेंबर में एक्सरसाइज इज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज पर रूल्स। और भी चीजें बताइए, हर लिस्टेड कंपनी को जरूरी है, एवरी लिस्टेड कंपनी, और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर।
शैल प्रोवाइड कंपल्शन है, बाकी लोग भी कर सकते हैं बट इनको तो कंपल्सरी है। शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स फैसिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जरूरी है, ऐसी कंपनीज को ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। फिर अ मेंबर में एक्सरसाइज, चाहे तो वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वे में एक्सरसाइज करे, चाहे तो वो मीटिंग में जाए वहां जाके भी एक्सरसाइज कर सकते। ठीक है। अ मेंबर में एक्सरसाइज इज राइट टू वोट एट एनी जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड कंपनी में पास एनी रेजोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अकॉर्डेंस विद द। साथ में रूल्स भी बताएं, सेक्शन एंड रूल्स साथ साथ में मैंने। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन काम की नहीं है, एग्जाम में पूछने की संभावना ना के बराबर है। देखते हैं। एक्सप्रेशन वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीन्स सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जो सिस्टम बेस्ड है, सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड। तो एक सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू होना चाहिए जो ऑल्टर ना किया जा सके, जिसमें छेड़छाड़ ना हो, जिसमें वोटिंग चेंज ना की जा सके। ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, बैलेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो पेपर होता है जिसपे वोटिंग करते हैं उसको हम बैलेट पेपर बोलते हैं। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स डिस्प्ले किए जाएंगे, हर किसी के स्क्रीन पे बैलेट्स दिखेंगे, वो जितने वोट्स देना चाहता है वोट कर सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ वोट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड इन फेवर और अगेंस्ट, ये दोनों इसमें काउंट होना चाहिए, कितने इन फेवर है कितने अगेंस्ट है। such that the entire voting exercise by electronic means gets registered, ये पूरा रजिस्टर होते जाना चाहिए। एंड काउंटेड, काउंटिंग भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में ही होती है, इन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक किया जाता है इन अ सेंट्रलाइज सर्वर विथ एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। तो एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स थोड़े आपको हेवी लग सकते हैं, बट एक बार आप इलेक्ट्रॉन ये पढ़ लोगे, आईटी ई आई एस एस एम है ना, ई आई एस के टॉपिक में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि उसमें वही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ही है पूरा। तो उसमें यही सब रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री क्या है, साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है, सिक्योर्ड सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। वैसे यहाँ भी डिफाइन किया है बट वहाँ पे आपको ज़्यादा डीप में ये चीज़ें पढ़ने को। तो यहाँ वैसे भी ये एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है, एग्जाम में ये रटते मत बैठना। तो सिक्योर्ड सिस्टम जो वर्ड यूज किया ऊपर तो भी डिफाइन कर दिया है, सिक्योर्ड सिस्टम मीन्स क्या। द एक्सप्रेशन सिक्योर्ड सिस्टम मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, तो सिक्योर्ड का मतलब सभी सिक्योर्ड होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एज वेल एज प्रोसीजर, तीनों चीज सिक्योर्ड होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर तो सिक्योर होना ही चाहिए प्रॉपर, जिसमें वोटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी बटन दबाओ वोट जा रहा है बीजेपी को, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वोट्स प्रॉपर रजिस्टर हो, सॉफ्टवेयर ऐसा हो। एडिक्वेट हार्डवेयर सिक्योरिटी भी होना चाहिए, पता लगा जो आपका मेन सर्वर था जहाँ पे रखे गए थे वही उठा के ले गया किसी ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी हार्ड डिस्क चोरी हो रही है, आपके पूरे डेटा चोरी हो गए, आपका जो सॉफ्ट हार्डवेयर है वही चोरी हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर भी सिक्योर्ड होना चाहिए। जब हम सिक्योर्ड सिस्टम बोलते हैं तो इट मीन सिक्योर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एज वेल एज प्रोसीजर, तीनों चीज सिक्योर्ड होना चाहिए। दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कौन कौन सी चीज नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज नहीं, अनऑथराइज्ड यानी जिसको अधिकार नहीं है, ना देख पाए ना ही उसको कर पाए। इट शुड प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, रिलायबल होना चाहिए, करेक्ट ऑपरेशन होना चाहिए, जो वोटिंग हो रही है वैसी की वैसी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वोटिंग कुछ कर रहे हैं रजिस्टर कुछ और हो रहा है। आर रीजनेबली suited to performing the intended functions and adhere to generally accepted security procedure, सिंपल से कुछ रूल। अब साइबर सिक्योरिटी भी समझा दिया है, ये जो साइबर सिक्योरिटी वर्ड है, साइबर सिक्योरिटी भी डिफाइन किया है, मीन्स प्रोटेक्टिंग। अब यहाँ सब चीज प्रोटेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस डिसरप्ट। अगेन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है आपकी सब चीज़ें प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, इंफॉर्मेशन हो, किसने वोट किया किसने किया, ये सब सब चीज़ सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई अनऑथराइज एक्सेस यूज डिस्क्लोजर ये सब ना हो। तो ये कोई काम का नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम के टाइम। फिर अ कंपनी विच ऑप्ट्स टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स टू एक्सरसाइज देयर वोट्स एट एनी जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल फॉलो सिस्टम
शैल फॉलो दी फॉलोइंग प्रोसीजर, प्रोसीजर कौन सी है वो बताया है, नेमली सबसे पहली चीज है नोटिस भेजना। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड टू, किस किस को भेजते हैं, मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। कैसे भेजना है, या तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट बोला है, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या कुरियर। तो वैसे जनरल 101 बोलता है पोस्ट से भेजो, बट इन्होंने पोस्ट को भी क्लैरिफाई किया। पोस्ट यानी कोई भी ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं चलेगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। और कुरियर भी है, कुरियर मैं लिखता नहीं हूं बट मैंने आपको बताया हूं हर जगह कुरियर रहेगा ही। कुरियर भी, कुरियर वो जो पूरी फैसिलिटी रखता है, डिटेल रखता है कि किसको मैंने डिलीवर किया हूं किसको नहीं किया, तो जो डिटेल रखता है वैसा वाला कुरियर होना। फिर अगर वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट में भी आपको रखना पड़ेगा। नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑफ एजेंसी फोर्थविथ, फोर्थविथ यानी तुरंत, आफ्टर इट इज सेंड टू मेंबर्स, जैसे मेंबर्स को भेज दिए तुरंत अपनी वेबसाइट पे भी उसको अपलोड कर दो, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे वेबसाइट होती है हर किसी की आजकल। नोटिस ऑफ मीटिंग शैल क्लियरली मेंशन, तब नोटिस में क्या होता है, तो वही जनरल पॉइंट्स तो होंगे ही जो 101 में हमने देखा, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 में हमने देखा। उसके अलावा प्रोसीजर, प्रोसेस, ये चीज़ बताई जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिट की गई है, आप कैसे कर सकते हैं, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब की फैसिलिटी बताई रहेगी। तो नोटिस में लिखा होगा दैट बिजनेस मे बी ट्रांजेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, दैट मीन्स इट इज परमिटेड एंड द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो ये इट इज परमिटेड। फिर दूसरी चीज, दैट फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो क्या बोला है, आप या तो वहां वोटिंग कर दो, आइदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बैलेट से, पोलिंग पेपर से वोटिंग कर दो, या फिर आप मीटिंग में भी आके वोटिंग कर सकते, शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एट द एंड मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, जो अटेंड कर रहे हैं एंड हु हैव नॉट ऑलरेडी वोटेड बाय रिमोट ई वोटिंग shall be able to exercise their right at a meeting। तो जिन्होंने ऑलरेडी रिमोट ई वोटिंग से वोट नहीं किया है, सिर्फ उनको अधिकार मिलता है फिर से वहां पे जाके वोट करने का, फिर से वोटिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज दी वोट। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। तो एमसीक्यू वगैरह जैसे पॉइंट पे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप वोट नहीं कर सकते, बट आपने ऑलरेडी वोट कर चुका है रिमोट वोटिंग से, तो भी मीटिंग तो अटेंड कर ही सकते हो, ये चीज दी है। तो दैट द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट्स बाय रिमोट ई वोटिंग प्रोसेस प्रायर टू द मीटिंग मे ऑल्सो, प्रायर टू मीटिंग ही होता है ये, मैंने आपको बताया, मे ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट्स अगेन। ये यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑटो करेक्ट, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, ये बी अलग है और एंटाइटल्ड अलग है, ये ऑटो करेक्ट हो गया। तो शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट्स अगेन, तो बी एंटाइटल्ड नहीं है वो, बी एंटाइटल्ड ऐसा है वो। ठीक है, ये होता है कभी कभी जब बिना दिमाग लगाए कोई चीज़ अपन करने लगते हैं, जैसे कंप्यूटर करता है, दिमाग थोड़ी लगाता हो, बस ऑटो करेक्ट करना है, उसको आदत है, करते जाता धाड़ धाड़ धाड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये ऑटो करेक्ट एरर है, अपन ने बी एंटाइटल्ड लिखा होगा, उसने ऑटोमेटिकली बीन अलग कर दिया, टाइटल्ड अलग कर दी, रहता है, डेढ़ शाइने होते हैं, कंप्यूटर भी हो गए। सो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज वोट अगेन, फिर से वोटिंग नहीं कर सकते। फिर नोटिस शैल क्लियरली इंडिकेट द प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया प्रोसेस एंड मैनर बताना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, एंड द टाइम शेड्यूल, टाइम क्या है वो बताना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट, एंड शैल ऑल्सो प्रोवाइड लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी लिखी रहती है उसमें, एंड क्रिएट अ फैसिलिटी फॉर जनरेटिंग पासवर्ड, पासवर्ड नहीं लिखा होता है, उसकी फैसिलिटी होती है कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, एंड फॉर कीपिंग सिक्योरिटी एंड कास्टिंग ऑफ वोट्स इन अ सिक्योर मैनर।
कंपनी शेल कॉज अ पब्लिक नोटिस, तो एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये भी वही 21 डेज बिफोर मीटिंग वाला ही रूल लगेगा यहाँ। टू बी पब्लिश्ड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर द मीटिंग अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 4। पर जो रूल बताया है इसमें क्लॉज 1, ये जो नोटिस, ये जैसे ही नोटिस भेज दिए के बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है तुरंत, इमीडिएटली, बट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। एटलीस्ट वंस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज रहेगा न्यूज़पेपर, इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये उस डिस्ट्रिक्ट में होगा इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड एंड हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग अ कंट्री वाइड सर्कुलेशन and specifying the in the said advertisement inter alia the following matters, namely inter alia means among other things, बाकी चीजों के अलावा ये भी रहना चाहिए। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, तो वही है स्टेटमेंट दैट बिजनेस मे बी ट्रांजेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग कर सकते हैं। फिर डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, कब ये चालू हो रहा है, कब ये बंद होगा, एंड कब होगा, एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग। कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का मतलब होता है किसको वोटिंग का अधिकार है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो डेली बदलते रहते हैं, तो एक तारीख डिसाइड कर लेते हैं, जैसे बोल दिया जो भी 20 जनवरी को मेंबर रहेगा उसको वोटिंग का अधिकार रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ डेट। 20 जनवरी के दिन जो मेंबर है क्लोजिंग पे वो व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि रोज की ट्रेडिंग तो चलती ही रहती है शेयर्स की, इसीलिए वो कट ऑफ डेट बता देते हैं कि ये तारीख को जो व्यक्ति मेंबर था सिर्फ वो वोट कर सकता, जो इसके बाद मेंबर बनाए उसको वोटिंग परमिटेड नहीं होगी, भले मीटिंग के टाइम वो मेंबर होगा, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है, मीटिंग के टाइम हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति मेंबर हो गया, मैंने बेच दिया शेयर, तो भी वोटिंग उसको मिलेगी जो उस कट ऑफ डेट पे मेंबर। ठीक है, तो कट ऑफ डेट लिखी होती है इसमें। द मैनर इन विच पर्सन हु हैव अक्वायर्ड शेयर्स एंड बिकम मेंबर्स ऑफ कंपनी आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस मे ऑब्टेन लॉग इन, जेडी नहीं होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, जेडी अलग होता है, ये होता है जेडी। जेडी एक बहुत प्रीमियम लिकर है, जैक डेनियल्स, ये होता है, पता है इंजीनियरिंग वाले दोस्त थे ना बहुत सारे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी अपन ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, बट नाम तो पता लग जाते हैं, ये एक है, इससे एक और ब्रांड ऊपर है, तो एक चीवस होती है, चीवस वो रहता है, उसके और ऊपर जाओ तो अमृत है एक, तो अमृत, हाँ अमृत है जहर बट है। ओल्ड मंक अलग है, ओल्ड मंक रम होती है, हाँ ठंडी में पीते हैं लोगों, तो ये होता है ये सब, खैर छोड़ो ना कहाँ जा रहे हो अपन। तो लॉगिन आईडी है, जेडी नहीं है, ये आईडी है, एंड पासवर्ड। तो डिस्पैच ऑफ नोटिस के बाद जो व्यक्ति मेंबर बना है उसको कहाँ से मिल सकता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो ही में ऑब्टेन, तो वो कैसे मिल सकता है, ये चीजें इसमें लिखी होगी एडवर्टाइजमेंट। द स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट टाइम, वो लिखा रहेगा कि एक टाइम है, उस डेट और टाइम के बाद आप वोटिंग करोगे और बोलोगे ये वैलिड है तो नहीं चलेगा, वैसे बंदी हो जाती है वोटिंग 5 बजे, फिर आप वोटिंग करने जाओगे तो होगी नहीं। फिर मैनर इन विच कंपनी शैल प्रोवाइड वोटिंग, तो मैनर लिखा रहेगा किस प्रकार से वोटिंग की जा सकती है। फिर ये भी लिखा होगा कि जो मेंबर ऑलरेडी वोटिंग कर चुका है वो फिर से वोटिंग नहीं कर सकता, ही मे अटेंड द मीटिंग बट ही कैन नॉट अगेन वोट, तो ये चीज भी लिखी होती है, मेंबर में पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग even exercise after exercising his right to vote, but he shall not be allowed to vote again in the meeting. And person whose name is recorded in register of members or register of beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote, तो जिसका नाम लिखा है एज ऑन कट ऑफ डेट सिर्फ उस व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार, ये चीज इसमें लिखी होगी। साथ ही साथ वेबसाइट एड्रेस जिसमें हमने नोटिस को चिपकाया है, तो उसकी लिंक यहाँ पे पेस्टेड हो। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कोई खास काम के नहीं है कंटेंट्स। फिर उस व्यक्ति का नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो रिस्पॉन्सिबल है जिससे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस कनेक्टेड विथ फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो उसकी डिटेल इसमें लिखी होती है। ठीक है,
प्रोवाइडेड एट अ पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी एंड ऑफ द एजेंसी। एजेंसी के जो नाम आ रहा है, एजेंसी का मतलब है कई बार हम लोग खुद नहीं करते ये काम, अपना काम तो है बिजनेस करना, तो अपन कंपनी चलाते रहते हैं और ये काम आउटसोर्स कर देते हैं। एजेंट्स होते हैं, उनको बोल देते हैं भैया ये मीटिंग का आप सब देख लो, तो उनको फिर बोलते हैं, तो वो लोग नोटिस भेजना वगैरह ये सब खुद कर लेते हैं। तो उनकी एजेंसी जो है, एजेंसी की वेबसाइट पे भी आपको ये रखना है, ठीक है। फिर ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, ये आगे का काट दो, फॉर नॉट लेस देन 3 days, तो ये इसका टाइम है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, ये जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट बताया गया है, जैसे आपकी मीटिंग है समझो यहाँ पे, उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे यहाँ वोटिंग एंड हो जाना चाहिए, यहाँ तक एंड होना ही चाहिए। और मिनिमम कितने दिनों का टाइम देना है आपको, तो उसके लिए बोला है मिनिमम 3 days। मिनिमम 3 दिन ओपन रहना चाहिए, समझो यहाँ कमेंट्स हुई है, तो मिनिमम 3 days ओपन रहना चाहिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं बट मिनिमम 3 days का टाइम, ठीक है। और इन एनी केस आपने 3 दिन दिया, लेकिन वो खत्म कब होना चाहिए, एक दिन पहले 5 बजे तक हो जाना चाहिए। समझो ये आज मीटिंग मीटिंग है, ये एक दिन पहले, कल शाम को 5 बजे खत्म हो जाना, ठीक है। इसके बाद वोटिंग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है, देखते हैं। ये टाइम लिमिट होती है, सब रूल्स में ही है ज़्यादातर चीज़ें। तो ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, कम से कम 3 दिन तो ओपन रहना ही चाहिए। प्रोवाइडेड इन ऑल सच केसेस, कितने भी दिन रखे हो आपने, इट शुड बी कंप्लीटेड 1 day प्रायर टू द जनरल मीटिंग एट 5 PM। कल मीटिंग है तो आज शाम को 5 बजे खत्म हो जाना। एक बार ये वोटिंग हो गई तो ये पोर्टल विल बी ब्लॉक्ड, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, कोई इसको देख नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं रहेगा चेक करने का वोटिंग कितनी हुई है, कितने फेवर में हुई। तो एट द एंड ऑफ वोटिंग पीरियड द पोर्टल वेयर वोट्स आर कास्ट शैल फोर्थविथ बी ब्लॉक। फोर्थविथ मींस तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत उसको ब्लॉक करना है, जैसे जैसे वोट होते जाते हैं वो वैसे ही ब्लॉक होते जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर, तो ध्यान रखो यहाँ पे कंपनी जब अपॉइंट कर रही है, मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग लोग हैं और चेयरमैन अलग व्यक्ति है, ये चेयरमैन अलग व्यक्ति, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करते हैं। स्क्रूटनाइजर सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या फिर एडवोकेट होता है, इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वही दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर हु मे बी अ सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस और एन एडवोकेट बट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एंड हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड कैन स्क्रूटनाइज द प्रोसेस इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, प्रॉपरली उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, चेक कर सकता है। प्रोवाइडेड स्क्रूटनाइजर सो अपॉइंटेड मे टेक असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो अगर चाहे तो किसी और टेक्निकल पर्सन की मदद ले सकता है, क्योंकि ये सीए है, इसको टेक्नोलॉजी की हो सकता है उतनी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए वो किसी इंजीनियर वगैरह हो गया या कोई और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो गया तो उससे हेल्प ले सकता है। अगेन ही शुड नॉट बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो उससे हेल्प लेके वो काउंटिंग वगैरह में उसकी सहायता ले सकता है। तो वही दिया है, स्क्रूटनाइजर मे टेक असिस्टेंस, हेल्प ले सकता है, ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। अब ये सिंपल पॉइंट है, कोई काम का नहीं है। ही शैल बी रेडी टू बी अपॉइंटेड, रेडी होना चाहिए तभी अपॉइंट कर सकते हो, एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द रिक्विजिट मेजोरिटी। फिर स्क्रूटनाइजर शैल विद इन नॉट एक्सीडिंग 3 working days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ई वोटिंग। तो देखो वोटिंग हो गई यहाँ पे, इधर कंप्लीट हो गई, लेकिन काउंटिंग तुरंत चालू नहीं होती है, काउंटिंग इसके बाद 3 दिन के अंदर होना चाहिए। ये जो अनब्लॉक हो रहा है, तो इट शुड बी विद इन 3 days।
3 दिन के अंदर ये अनब्लॉक किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस. विटनेस शैल अगेन नॉट बी अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. विटनेस भी इंडिपेंडेंट. विटनेस सीए वगैरह रहे जरूरी नहीं, विटनेस कोई भी हो सकता. विटनेस सिर्फ ये देख रहा है कि हाँ हमारे सामने ये अनब्लॉक हुआ, रिक्वायरमेंट है. तो स्क्रूटनाइजर शैल विद इन नॉट एक्सीडिंग 3 वर्किंग डेज फ्रॉम, वर्किंग डेज है, डेज बोल रहा हूं मैं बट वर्किंग डेज है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ई वोटिंग पीरियड अनब्लॉक दी वोट्स. तो ये ब्लॉक होते गया, तुरंत पोर्टल अपने आप ब्लॉक हो गया. यहाँ पे हमने देखा था ये ब्लॉक होते जाएगा. इसके बाद फिर अनब्लॉक किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, एंड मेक अ स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट. वो 2 काम करेगा, एक वो रिपोर्ट बनाता है, दूसरा वो रजिस्टर बनाता है ऑफ द वोट्स कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट इफ एनी एंड फॉरवर्ड टू द चेयरमैन. रिपोर्ट बना के वो फॉरवर्ड तुरंत फॉरवर्ड कर देगा टू द. स्क्रूटनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर आइदर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली. आजकल इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है क्योंकि वहीं से सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर हो जाता है डेटा. टू रिकॉर्ड एसेंट, कितने एसेंट आए, हाँ कितने लोगों ने बोला, डिसेंट नहीं बोलने वाले. रिसीव्ड मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ, नाम क्या है उसका, एड्रेस क्या है, फोलियो नंबर. जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते हैं तो वो रजिस्टर में लिखा होता है, वो रजिस्टर में जो रजिस्टर का नंबर होता है, पेज नंबर, उसको फोलियो नंबर बोलते हैं. फोलियो नंबर यानी पेज नंबर. पेज नंबर जिसमें ये व्यक्ति का नाम लिखा है, अगर फिजिकल रजिस्टर मेंटेन किया है तो. बट आजकल फिजिकल नहीं होता तो डीपी में होता है, तो वैसे केस में उनकी डीपी आईडी होती है, क्लाइंट आईडी. क्लाइंट आईडी से पहचान में आता है कि कौन कस्टमर, कौन क्लाइंट है, कौन मेंबर है. तो वो मेंबर का डिटेल आइदर फोलियो नंबर या क्लाइंट आईडी से पता लगता है ऑफ शेयर होल्डर. फिर उसके पास कितने शेयर्स हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, फिर क्या उसमें डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स हैं क्या कोई, ये सब चीज़ें उस हिसाब से फिर वोटिंग की काउंटिंग होगी. ठीक है. सो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ इतना ध्यान रखना है कि ही विल मेंटेन द रजिस्टर. उसमें वो एसेंट डिसेंट कितना, इन फेवर अगेंस्ट कितना है, वो सब रिकॉर्ड करेगा. फिर जब तक के डिसीजन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होता, मिनट साइन नहीं होते, तब तक ये पूरी डिटेल्स रहेगी स्क्रूटनाइजर के पास, वो किसी और को नहीं देगा. इवन कंपनी को अधिकार नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मांग सकते. तो रजिस्टर और जो भी पेपर्स है रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शैल रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइजर अंटिल द चेयरमैन कंसीडर्स अप्रूव्स एंड साइंस द मीटिंग. एंड इसके बाद देयर आफ्टर साइनिंग ऑफ मिनट्स के बाद ही स्क्रूटनाइजर शैल रिटर्न द रजिस्टर एंड अदर रिलेटेड पेपर्स टू दी. तो ये आखिर में होता है. तो यहाँ पे जैसे ने रिपोर्ट बना दिया, रेजोल्यूशन पास हो रहा नहीं हो रहा ये बता दिया चेयरमैन को, ये पब्लिश करता है रिजल्ट, मिनट साइन करता है. इसके बाद फिर ये हैंड ओवर करता है पूरे डॉक्यूमेंट्स टू दी कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स. डॉक्यूमेंट्स यानी जो भी बना होगा जैसे रजिस्टर्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज़ें वो ट्रांसफर कर. फिर अगला पॉइंट है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट shall also be placed on the website, shall be placed on website of company and agency immediately, subject to receipt of sufficient votes. अगर प्रॉपर वोट्स आ चुके हैं, रेजोल्यूशन शैल बी डीम टू बी पास, मान लिया जाएगा कि ये पास हो चुका है. किस दिन, ऑन द डेट ऑफ रिलेवेंट मीटिंग ऑफ द, क्योंकि डिसीजन तो बाद में पता लग रहा है, 3 दिन बाद वो खोलेगा, 3 दिन में खोलेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाएगा, सबमिट करेगा. हो सकता है इसमें 5-6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, बट फिर भी डिसीजन हुआ है, मीटिंग में ये मान लिया जाता है, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन हुआ. ठीक है. तो ये है, तो ये पूरी प्रोसेस है. कभी पूछते हैं बट इसको याद रखना है तो थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बना लेना चाहिए, इजी हो जाता है. बाकी आखिरी वक्त पे देखने वाली चीज़ है, आपने अभी से ऐसी शीट्स बना लेना चाहिए जो आखिरी वक्त पे आप देख के जाओगे, क्योंकि आखिरी वक्त में इतना सारा कोर्स रहेगा और अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है. तो रिवाइज करने के लिए एक शीट होना चाहिए. वैसे तो अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनते जाते हैं, ये जो बन रहा है ये भी वही है. तो इसमें से आप कुछ चीज़ें ऐसी नोट कर लो जो आखिरी वक्त में देखना ही है. कितने भी अच्छे से समझिए, अगर आखिरी वक्त में नहीं देखोगे तो आप उसमें गड़बड़ कर दोगे. ये भी वैसी ही चीज़ है, जैसे डेज वगैरह है, डेज पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो एक दिन पहले 5 बजे. तो ये कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर आप आखिरी वक्त पे देख के नहीं जाओगे. तो ये ऐसी चीज़ है जो आखिरी वक्त पे देख के जाना पड़ेगा. ऐसे मुश्किल से 15-20 पेज बनेंगे आपके,
ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखने वाली, जो आखिरी वक्त देखने वाली। तो 15-20 पेज उसको सुबह सुबह घुमा लिए अपने, एक बार देख लिए तो याद रहेगी वो चीज़ तुरंत एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम 2 बजे रहती है, तो उसके पहले आप जाओगे तो 12 बजे लगे तो उठा के देख लिए, एक दो बार उसको देख लिए 1.5-2 घंटे में, तो आपको याद रहता है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो तो ऐसे ही याद रहता है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, आपको सिंपली वो प्रोसेस याद रखना है, में कोई ऐसा लॉजिक या दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो बस याद रखने वाली। तो यहाँ पे रहेगा 5% चीज़ें रहेगी जो याद रखना है। जैसे फाउंडेशन लेवल में सिर्फ 1% चीज़ थी, बाकी सब चीज़ तो आपको समझने की थी, रटने की चीज़ या याद रखने की सिर्फ 1% चीज़ रहती थी, भी कंपनी लॉ में आता था। तो जैसे टर्नओवर की लिमिट्स वगैरह, वैसे यहाँ भी आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, उतना नहीं है, बट फिर भी 5% चीज़ें ऐसी रहेगी जो कि आपको याद रखने की। तो इसका आप ऐसा एक आखिरी के लिए कॉन्सेप्ट शीट बना लेते हैं तो बहुत हेल्प होती है। ये सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, बाद में आप टैक्सेशन देखोगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी। जीएसटी में तो उतना नहीं दिखेगा, बट इनकम टैक्स में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ दिखेगी। सैलरी वगैरह है, उसके हर जगह डेफिनेशंस है अलग अलग। फिर कॉस्टिंग में फार्मूले रहेंगे, तो ये सब चीज़ों की ऐसी शीट बना लोगे, आखिरी में देख के जाओगे तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने तुरंत देख के गया, 6 मार्क को क्वेश्चन आ गया, अगर वो नहीं देख के जाते तो शायद आप छोड़ के आते, लेकिन वही चीज़ आपने पूरा 6 मार्क का लिख के आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर रटने वाली चीज़ भी आपने अच्छी लिख ली है, बाकी जो समझी हुई चीज़ है वो तो आप अच्छा लिखोगे ही, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका 5-6 मार्क का इम्पैक्ट पड़ जाता है ऑल पेपर। और बहुत बड़ी बात होती है 6 मार्क अगर बढ़ गए तो कुछ कुछ ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ता है। तो हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट चीज़ें, डायग्राम्स बनाओ। अब इतना बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस पूछा तो कि टाइम बहुत चला जाएगा, आपको टाइम और उसके मार्क्स का बेनिफिट जो है वो भी आपको एनालाइज करना पड़ता है। वो सब ध्यान में रखते हुए जैसे छोटे क्वेश्चन है उसमें डायग्राम्स बनाओ, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है, तो ईजी हो जाता है। आगे वाले को चेक करना ईजी होगा ना, तो वो आपको मार्क्स ईजिली दे देगा। आपने अगर हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स को, तो आगे वाले का आपने टाइम बचाया, क्योंकि एक पेपर चेक करने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। और अगर आप किसी को अच्छे से बता दे रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपके पूरे पेपर जब चेक करेगा तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखेगा, बाद में इजीली आपको मार्क्स देने। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद रात को पेपर लेके बैठता हूँ चेक करने को। अब रात को अगर मैं पेपर लेके बैठ रहा हूँ और आप फालतू की चीज़ें लिखे हैं, घुमा रहे फिरा रहे हैं उसमें, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, मैं उसमें कम मार्क्स दूंगा। आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं, वो भी हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो मैं इजीली मार्क्स दे दूँ। तो जितने भी लोग पेपर चेक करते हैं वो सब कोई ना कोई और भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर चेक करने बैठे हैं। तो प्रैक्टिसिंग सीए होंगे या कोई एडवोकेट्स होंगे, तो उन लोग करते हैं पेपर चेकिंग। तो उन लोग अगर चेक कर रहे हैं तो पहले दिन भर काम करते हैं और रात को लेके बैठते हैं। उसमें भी दिन में बीवी से झगड़ा हुआ होगा तो और गुस्सा आपके पेपर पे निकलेगा। तो इसीलिए उसके मानसिकता से खेलना चाहिए आपने। भले आप उसको जानते नहीं, बट आप साइकोलॉजिकल एक पावर यूज कर सकते हैं। ऐसा रहता है। तो एक बुक है, आप पढ़ना कभी, 48 लॉज ऑफ पावर, मैं शायद बताया हूँ कुछ क्लास, तो अच्छी बुक है वो। तो यही है, साइकोलॉजिकल पावर्स बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे पावर्स है जो फ्रीली अवेलेबल है, गूगल से डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ भी मिल। तो ऐसा है, तो इसीलिए आपने ऐसा करना चाहिए कि इजी हो जाए आगे वाले को चेक करना, तो आपको इजीली वो मार्क्स दे। हाँ, नहीं, वोट्स चेंज नहीं होते। एक बार वोटिंग हो गई तो कंप्लीट हो गया, आप इसको बाद में फिर से चेंज नहीं कर सकते। कोई भी वोटिंग में नहीं हो सकता, आपने एक बार वोट कर दिया, सबमिट हो चुका है, फिर आप चेंज नहीं कर। ठीक है। फिर एक और सिमिलर प्रोसेस है। अब मैं इसको बना के नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बिल्कुल ही सिमिलर चीज दिखेगी आपको। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। सबसे पहली चीज आपको लगेगा, सर पोस्टल बैलेट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये प्रोसेस चालू की? तो पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था हर व्यक्ति से कंसेंट लेना। और कोई बहुत बड़े डिसीजन है तो कानून में लिखा गया था, इसमें हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाओ, और उसके लिए उन्होंने पोस्टल बैलेट का एक कॉन्सेप्ट निकाला। तो पुराने कंपनी लॉ में 1956 के एक्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हुआ करती थी, तो पोस्टल बैलेट चालू हुआ था। इसमें जब बड़े डिसीजन है जिसमें हम चाहते हैं कि देश भर के लोग आ सकें, अब बहुत सारे लोगों को पॉसिबल नहीं होता, मैं नागपुर में हूँ, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने मुंबई जाऊँगा, रिलायंस की मीटिंग है तो, कि वहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है,
ये तो भी ठीक है, कोई और दूर बैठे होंगे, यूपी बिहार में बैठे हैं, वहां भी शेयर होल्डर्स है, वो थोड़ी आएंगे इतने दूर। तो इसीलिए जो बड़े डिसीजंस है उसको पोस्टल बैलेट से किया जाता था। इसके लिए क्या करते हैं, जो बैलेट पेपर थे ये फिजिकली सेंड किए जाते थे हर एक मेंबर के घर पे, और ये प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड यानी उसमें ऐसा लिफाफा रहेगा, उसके अंदर एक और एनवलप रहेगा, वो एनवलप पे आप वोटिंग करोगे, उसको चिपकाओगे और सीधा सीधा जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दो। आपको उसमें पैसा भी नहीं डालना पड़ता था, तो पैसा ऑलरेडी पेड होता था बाय द कंपनी। आप सिर्फ वोट करो, उसको जाके पोस्ट करो। ये सब पेपर्स आते थे कंपनी के पास, फिर कंपनी इसकी काउंटिंग करती थी, कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, और फिर वोटिंग होती थी, उसके हिसाब से डिसाइड होता था, यानी वोटिंग कितनी हुई वो उससे डिसाइड होता था। तो ये तब होता था जब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएं, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ, तो उस टाइम पे ये चालू किया गया। बट अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, तो अब इसीलिए पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिडेंडेंट हो चुका है, और इसीलिए इन्होंने क्लियरली यही लिख दिया अब कि पोस्टल बैलेट का मतलब है, उसकी जब डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग थ्रू पोस्ट या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आपको पोस्टल बैलेट जब लिखा है तो जरूरी नहीं बैलेट पेपर भेजो, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी अलाउ कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि पोस्टल बैलेट की पूरी रिक्वायरमेंट फुल। तो ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है, बट इसकी अलग से एक प्रोसेस बताई है। सेम प्रोसेस है, सिमिलर चीज़ है जैसा हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में पढ़ा, बिल्कुल वैसी की वैसी प्रोसेस यहाँ पे है, सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस है। जैसे वहां पे बोला गया था 3 दिन के अंदर वो ओपन करेगा, यहाँ बोला है 7 दिन में रिपोर्ट बना के भी जमा कर देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी सब वैसे के वैसे रूल। तो वैसे यहाँ पे भी नोटिस भेजे जाएंगे, मेंबर्स वोट करेंगे, तो वोट्स वापस आएंगे। सिर्फ यहाँ फिजिकल फॉर्म में अगर अलाउ किया है तो पेपर्स भेजेंगे, वो पेपर पे वोट करेंगे, वो पेपर्स वापस आएंगे, फिर वो पेपर पे पूरी काउंटिंग होगी। अगेन एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, यहाँ पे कंपनी नहीं करेगी, ये स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो चेक करेगा, फिर वो वोट्स कितने फेवर में आए, कितने अगेंस्ट आए, पूरी काउंटिंग करके एक रिपोर्ट बनाएगा, चेयरमैन को देगा, चेयरमैन रिजल्ट पब्लिश करेगा, फिर ही विल हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू दी कंपनी। तो वही सब प्रोसेस वैसी की वैसी चलने वाली। तो एक बार इसीलिए इसको देखते हैं, फिर से डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि सेम डायग्राम है। तो पोस्टल बैलेट को डिफाइन ही किया है वोटिंग बाय पोस्ट, या तो पोस्ट के थ्रू, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ये तो सन 2000 के बाद चालू हुई, थोड़ा ज्यादा बढ़ा ये सब, बाकी पहले के जमाने में तो सब फिजिकल वोटिंग ही हुआ करती थी। फिर और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वोटिंग दे रहे हो तो इसको भी हम पोस्टल बैलेट मान लेंगे। तो इसीलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहे हैं तो सब लोग पार्टिसिपेट कर ही पा रहे हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम पोस्टल बैलेट भी दें। तो वही दिया है। अब सबसे पहले इसमें जो शुरुआत होती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, दैट मीन्स ये पूरे के पूरे कानून को ओवरराइड करता है पहले तो। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी लिखा है उससे हमको कोई फर्क नहीं। अ कंपनी शैल, दो वर्ड्स दिखेंगे आपको, एक जगह शैल है, कंपलसरी, ऐसी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है कि ये पोस्टल बैलेट से ही होना चाहिए, वो पोस्टल बैलेट कंपलसरी होता है। तो हम जब बाकी का कानून पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कई जगह लिखा है, जैसे जब आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कंपनी वाइंड अप हो रही है, बड़ा डिसीजन है, ये पोस्टल बैलेट से होता है। तो ऐसे जितने भी डिसीजन होंगे बड़े होंगे, कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है, इसके लिए पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट्स घर पे भेजे जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, ये हमारा मकसद होता है। तो सरकार ने ऐसी कुछ चीज़ें बताई है कि जिसको आपको पोस्टल बैलेट से ही करना है। तो शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स ऑफ बिजनेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, तो उसको पोस्टल बैलेट से ही करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आप कोई भी रेजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, दो रेजोल्यूशंस छोड़ के। एक, ऑर्डिनरी बिजनेसेस पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी बिजनेस जो है, जो 4 बिजनेस हमने देखे थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वगैरह, ये सब जो है ये आप पोस्टल बैलेट से नहीं। दूसरा, ऐसे डिसीजन में डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स को रिमूव किया जा रहा है, ये डिसीजंस भी आप पोस्टल बैलेट से नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो डिसीजन है जिसमें ऑडिटर या डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है टू से इन द मीटिंग, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है, तो वो आके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पेश कर सकते हैं, या जो भी उनको बोलना है, सफाई में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, हम ऑडिटर को हटा रहे हैं या डायरेक्टर को हटा रहे हैं,
तो सीधा हम निकाल नहीं सकते, उनको एक मौका मिलना चाहिए अपने सफाई में कुछ पेश करने का। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि देखो ये मीटिंग है, इसमें तुमको निकाला जाएगा, इसकी वोटिंग होगी, बट वोटिंग के पहले उनको अधिकार होता है कि वो आके बोलें, तो उनको बोलने का अधिकार होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सब प्रॉपरली काम किया था, बट फिर भी आप निकालना चाहते हैं, तो ये सब वो बता सकता है। अगर ऐसे डिसीजन आप पोस्टल बैलेट से कर लोगे तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का जो राइट है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। घर बैठे वोटिंग कर रहे हैं, वहां उसने क्या बोला किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए ये दो डिसीजंस, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरे जिसमें ऑडिटर या डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है, जिसमें उनको बोलने का अधिकार है, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये डिसीजंस को आप पोस्टल बैलेट से नहीं ले सकते। बाकी सब डिसीजंस आप ले सकते हो। तो वो दिया है, तो मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। ये दो छोड़ के, तो ये दो पोस्टल बैलेट से नहीं होंगे। बाकी के बिजनेसेस मे in respect of any item of business transact by means of postal ballot in such manner as may be prescribed instead of transacting such business at a general meeting। ठीक है, तो इसको बैलेट पेपर घर पे भेजते हैं, वो लोग घर से वोटिंग करेंगे, तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो कौन से नहीं कर सकते ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड ऐसे बिजनेसेस इन विच द ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स हैव राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। ये दो बिजनेसेस छोड़ के बाकी के बिजनेसेस आप पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, और वो वाले तो करना ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पोस्टल बैलेट से ही, तो पोस्टल बैलेट से ही। पे प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, ये मान लिया जाएगा सही प्रकार से हो गया, इवन अगर इलेक्ट्रॉनिक मींस से हुआ है तो भी। मे बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग बाय कंपनी इन which is required to provide the facility of to members to vote by electronic means under 108 in the manner provided in that section। तो आप अगर 108 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग देते हैं तो पोस्टल बैलेट की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। तो मकसद यह है कि हर कोई वोट कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हर कोई घर से वोट कर पा रहा है, तो पोस्टल बैलेट की आवश्यकता नहीं। If a resolution is assented by requisite majority of shareholders by means of postal ballot, it shall be deemed, यहाँ पे भी हम सेम चीज मानेंगे, it shall be deemed have been duly passed at the general meeting convened। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि भले डिसीजन बाद में पता लगा, बैलेट पेपर बाद में आए, काउंटिंग बाद में हुई, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे कि डिसीजन उस दिन हो चुका था जिस दिन मीटिंग थी। ठीक है, अगेन रूल्स में वही चीजें बताइए, थोड़ा बहुत चेंजेस है, डेज का ही फर्क है, बाकी सब वैसा का वैसा है। नोटिस भेजना है पहली चीज, नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सप्लेनिंग द रीजंस, वही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, सेक्शन 102 पढ़ा था हमने। एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर असेंट और डिसेंट इन राइटिंग। ये हर केस में जितने पोस्टल बैलेट है सब में 102 लगेगा ही, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ लिखा है ना अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, दैट मीन्स आप सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही पोस्टल बैलेट से कर, और हर स्पेशल बिजनेस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लग। ठीक है, तो 102 हमेशा रहेगा ही, एक्सप्लेनिंग द रीजंस, यानी ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो। एंड रिक्वायरिंग देम टू सेंड द असेंट और डिसेंट इन राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यहाँ 30 दिन का टाइम दिया है फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ नोट, 30 दिन के अंदर उन्होंने भेजना चाहिए। नोटिस कैसे भेजोगे, सेम चीज है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर कुरियर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सेम चीज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट में जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, यहाँ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज भी डिस्ट्रिक्ट का बोला है, जैसे 108 में इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री वाइड पब्लिकेशन बोला है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोला है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज भी उस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिश होने वाला होना चाहिए, वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट है। ये इसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा कि हमने बैलेट पेपर्स भेजे हैं, और इसके अलावा वही सब पॉइंट्स हैं जो हमने 108 में पढ़ा। बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट, में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी कर सकते हो आप। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, कब से वोटिंग चालू होगी कब खत्म होगी। स्टेटमेंट दैट पोस्टल बैलेट अगर इस डेट के बाद आएंगे तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बियॉन्ड द सेट डेट विल नॉट बी वैलिड, एंड वोटिंग वेदर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट। स्टेटमेंट दैट
टू द इफेक्ट दैट मेंबर्स हु हैव नॉट पोस्टल रिसीव्ड पोस्टल बैलेट, ये अप्लाई कर सकते हैं कंपनी को और डुप्लीकेट मांग सकते हैं। जिनको पोस्टल बैलेट नहीं आया घर पे तो वो लोग मंगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रीवेंसेस आपकी रिड्रेस करेगा। तो ये सब वही चीज़ें। साथ ही साथ नोटिस शैल बी पोस्टेड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी। सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। वही सेम चीज़ है रूल्स में कि वो सी एस वगैरह होना चाहिए। इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, जो कि वोटिंग प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कर सकता है। सेम वर्ड से एकदम वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही होगी तो बता देना। फिर एसेंट बाय रिक्विजिट मेजोरिटी टू रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन में एसेंट दे दिया है, हाँ बोल दिया है रिक्विजिट मेजोरिटी ने, बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो हम मान लेंगे कि ये ड्यूली पास हो चुका है एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के दिन ही पास हुआ है, मान लिया। पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बैक फ्रॉम शेयर होल्डर शैल बी केप्ट इन सेफ कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइजर। कोई भी व्यक्ति इसको चेंज नहीं करेगा, डीफेस नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो जब फिजिकल फॉर्म में है तो उसके पास वो रखे रहेंगे, ना ही वो डिक्लेयर करेगा आइडेंटिटी ऑफ शेयर होल्डर। स्क्रूटनाइजर ने रिपोर्ट बनाना है जैसे उसके पास आ चुके हैं पूरे बैलेट्स, और नॉट लेटर देन 7 डेज उसने रिपोर्ट बना के सबमिट करना है। एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें डिटेल्स रहेगी कितने वोट्स इन फेवर है, कितने अगेंस्ट है। पोस्टल बैलेट और बाकी के पेपर्स ये सब इसके पास रहेंगे, सेफ कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइजर में रहेंगे जब तक के चेयरमैन अप्रूव और साइन नहीं करता मिनट्स। एक बार मिनट साइन हो गए तो स्क्रूटनाइजर इसको रिटर्न कर देगा टू द कंपनी, जिसको वो प्रिजर्व करेंगे और उसको सेफली रखेंगे। एसेंट और डिसेंट 30 दिन के बाद आई तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 30 दिन जो है ये हमने देखा यहाँ पे 30 दिन के अंदर आना चाहिए। अगर 30 दिन के बाद किसी ने एसेंट दिया है तो इसका कोई मकसद नहीं है हमारे लिए। 30 days। Assent or dissent received after 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from shareholder has not been received। reply नहीं आया। Result shall be declared by placing it along with scrutinizer report on the website of the company। रेजोल्यूशन को मान लिया जाएगा उस दिन पास हुआ है जिस दिन मीटिंग थी। कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिसको पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ता है? जो ऊपर में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं मेमोरेंडम में तो ये कंपलसरली पोस्टल बैलेट से ही पास होता है। अगर आप एक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक, अभी हम ये पढ़ने के हैं कैसे कन्वर्ट होता है, बट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पब्लिक कंपनी से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, तो वो भी पोस्टल बैलेट से होता है। ये होता है बाय ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये अभी हम पढ़ने के हैं, जिसमें आप इंसर्ट या रिमूव करना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बचपन में पढ़े होंगे आपने, पढ़े थे कि नहीं? क्या क्या होता है? तो मेंबर प्रोहिबिट द पब्लिक इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, वो भी है, लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये 3 रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बताए हैं। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, उसके आर्टिकल्स में लिखा होता है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्रोहिबिट नहीं करता, अलाउ है लेकिन कुछ तो भी कंडीशंस के साथ। फिर दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी में एक ही रहेगा। और जब आप 200 लोगों को काउंट करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको काउंट नहीं करना है, एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। ये चीज़ आपने पढ़े थे। और तीसरा, प्रोहिबिट्स दी पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ इट। ठीक है, तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन आपको अगर लाना है, दैट मीन्स आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप अगर ये 3 रेस्ट्रिक्शन लिख रहे हैं आर्टिकल में, दैट मीन्स पब्लिक से प्राइवेट हो रही है। और इसका अपोजिट आप ये रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो रही। तो ऐसे केसेस कवर होते हैं सेक्शन 14 में, पढ़ेंगे, पढ़ने के हैं। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो ये भी कंपल्सरली पोस्टल बैलेट से ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑल्टरेशन सेक्शन 13 में आएगा, और सेक्शन 14 आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन, ये दोनों पोस्टल बैलेट से ही होना। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज, ये पढ़ने के अगेन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 दोनों।
फिर सेक्शन 27 है, सेक्शंस अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। सेक्शन 27 है चेंज इन ऑब्जेक्ट्स, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करके कुछ पैसा रेज कर चुके हैं और फिर वो उसको कहीं और यूज करना चाह रहे हैं। जैसे समझो हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब हमने बोला कि हम ये पैसा यूज करेंगे फॉर ट्रेडिंग ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब बनाएंगे, इसके लिए यूज करें। पैसा रेस किया, इसके बाद हमारा मन बदल गया, हम सोचते हैं इसमें नहीं, हम रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करते हैं। तो हमको यहाँ पे भी फिर से कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया हमने बोला कि हम लैपटॉप की ट्रेडिंग करेंगे। अब बाद में हम अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस के विपरीत जा रहे हैं, तो ये नहीं किया जा सकता जब तक के कंपनी के मेंबर्स कंसेंट नहीं दें। तो इसके लिए एक सेक्शन 27 है, उसने पूरी प्रोसेस बताई है, तो ये अपन वहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें भी पोस्टल बैलेट से ही आपको सब लोगों से कंसेंट मांगना है, तो पोस्टल बैलेट वहाँ कंपल्सरीली। फिर इश्यू ऑफ डीवीआर शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंशियल वोटिंग यानी जिसमें एक शेयर पे पूरे वोट्स नहीं मिलते, हो सकता है आधे मिल रहे हैं, 10% मिल, डीवीआर शेयर्स होते हैं। ये जब इशू करना है तो आपको पोस्टल बैलेट कंपल्सरी, भले ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है, बट यहाँ पोस्टल बैलेट जरूरी। वेरिएशन ऑफ राइट्स इन राइट्स अटैच टू द क्लास ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, आप किसी शेयर होल्डर के राइट्स चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी पोस्टल बैलेट कंपल्सरी। बायबैक ऑफ शेयर्स 8, ये भी कंपल्सरी होता है। ये आपके कोर्स में है यहाँ तक के आगे के अभी तक नहीं है, बट अगर कोर्स चेंज होता है तो आगे के तीनों पॉइंट आपको कवर हो सकते हैं। पहला तो हो गई 100%, और आय और जे भी हो सकते। डायरेक्टर को 151 में अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो देखेंगे अपन कैसे कैसे डायरेक्टर होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कौन है क्या है, ये सब का अपॉइंटमेंट है। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे क्या हो सकते हैं। फिर सेल ऑफ अंडरटेकिंग एंड गिविंग ऑफ लोन्स, ये 3 सेक्शंस आपको कोर्स में नहीं है, ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर कोर्स में आते हैं तो हम इसके बारे में जब स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ेंगे 150 तब डिस्कशन, ठीक है। तो ये सब अपने को वैसे देखना है, यहाँ पे तो एक लिस्ट बना दी गई है, बट ये सब अलग अलग अपन देखेंगे डिटेल में। तो ये कुछ रेजोल्यूशंस है जिनको आप पोस्टल बैलेट से ही कर सकते हो। और एक एक्सेप्शन दिया है, अगर आपकी कंपनी छोटी कंपनी है, सिर्फ 200 लोग हैं आपके कंपनी में, तो यहाँ पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। भले ये ऊपर के रेजोल्यूशन होंगे तो भी पोस्टल बैलेट इज नॉट, क्योंकि इतने कम लोग हैं तो उसमें पोस्टल बैलेट की क्या जरूरत है, लोग आ सकते हैं पर्सनली, तो वहां पे फिर पोस्टल बैलेट इज नॉट प्रोवाइडेड। एक तो ओपीसी को, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, इसको पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, अकेला व्यक्ति है उसको कहाँ पोस्टल बैलेट, घर पे भेज रहा है, फिर वो भेज रहा वोटिंग करके, खुद ही तो है वो, तो उसको पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। वैसे ही दूसरी कंपनी, ये नहीं बोला है प्राइवेट है कि पब्लिक है, कोई भी हो, दूसरी कंपनी जिसमें सिर्फ 200 तक मेंबर हैं, इनको कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने की जरूरत नहीं है पोस्टल बैलेट, इनको पोस्टल बैलेट नहीं लगता, ठीक है। अब ये रीजन बताया क्यों पोस्टल बैलेट हम बोलते हैं, क्योंकि जो जनरल मीटिंग है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, देश भर में बैठे हुए हैं, सो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके इन द मीटिंग, और इसीलिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान लाया गया था। अब कोई काम का नहीं दिखता क्योंकि अब तो ऑनलाइन वोटिंग। It was seen that most of the members could not attend the general meeting since they were dispersed all over the length and breadth of the country. To ensure their participation in decision making of the company, postal ballot was introduced. ये उस टाइम लाया गया था जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हुआ, बट अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, तो इसीलिए अब बोल दिया कि आप अगर ये नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से भी कर रहे हो तो चलेगा। तो अगर आप 108 के हिसाब से करो तो भी चलेगा, नहीं तो 110 के हिसाब से भी आप वोटिंग करवा सकते। तो ये सेम प्रोसेस है, सिर्फ दिनों में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा आपको, बाकी सब वैसी की वैसी प्रोसेस है। यहाँ पे ये वाला टाइम नहीं है, यहाँ पे बोला है जब नोटिस भेजे वहां से 30 डेज के अंदर आप वापस रिप्लाई करके भेज, तो थोड़े बहुत टाइमिंग का डिफरेंस है। यहाँ 7 दिन के अंदर ये अनब्लॉक करो लिखा है, रिपोर्ट बनाने का टाइम नहीं दिया है, लेकिन पोस्टल बैलेट में रिपोर्ट करने का टाइम है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी बना के देना पड़ता है, ठीक है। बस इतने से फर्क है, बाकी सब वैसे ही है। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया है, अनब्लॉक करेगा, 2 विटनेस रहेंगे, रिपोर्ट बनाएगा, फिर ये पूरा हैंड ओवर बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे 108 है, इसी प्रकार से पोस्टल बैलेट में भी सेम चीज लगती है, सेक्शन 110।
ठीक है। 110 भी हो गया आपका, 8 हो गया। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन बाद में देखेंगे। 112 हो चुका है, 113 भी हो चुका है। अब बचा है 111, 15, ये दो बहुत बाद में देखेंगे हम। खुला छोटा सा सेक्शन है, 17, 18, 19। अब हम अगली क्लास में चालू कर देंगे एजीएम, फिर ईजीएम, ये देख लेंगे। ये तो छोटे छोटे ही सेक्शन है, एक एक दो लाइन के हैं। तो मेन 96 है, जो अगली क्लास में हम चालू कर लें। ठीक है, बाकी और बचे हैं मिनट्स बुक वगैरह क्या है, ये सब बचा है, बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के? जब वोटिंग कंप्लीट हुई वहां से 3 दिन के अंदर अनब्लॉक करना है। जैसे आज वोटिंग कंप्लीट हो गई तो 3 दिन के अंदर अनब्लॉक करके उसकी काउंटिंग वगैरह चालू करना। 5 बजे? नहीं, 5 बजे वोटिंग कंप्लीट हो गई ना इलेक्ट्रॉनिक, वहां से देखा जाएगा। आपकी मीटिंग जो फिजिकली हो रही वहां से नहीं। तो कंपलसरी है 5 बजे आज खत्म हो जाए। आप चाहो तो कल भी बंद कर सकते हो, कंपलसरी है, उसके पहले कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो कल सुबह मीटिंग है तो आज सुबह 10 बजे बंद कर दो, वो भी चलेगा। 5 के पहले बंद होना ही चाहिए। आप उसके भी पहले करो तो चलेगा। ठीक है, समझा क्या? इसलिए एक रूल है जनरल क्लॉजेस एक्ट में कि पोस्टल बैलेट में तो खैर वो रूल नहीं लगेगा। बाकी केसेस में विद इन अ रीजनेबल टाइम पहुंच जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। बट पोस्टल बैलेट में फिर वो इनवैलिड हो जाए, तो ऐसे केसेस में फिर वो खुद जाके मीटिंग में वोटिंग कर सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं, और अगली क्लास में फिर एजीएम से रिलेटेड चर्चा हम चालू करेंगे। थैंक यू।